तो लास्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों ने नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पढ़ा था। नाउ अब आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड का मतलब था कि जिसमें किसी भी तरह के कोई बाहर के केमिकल या किसी भी मटेरियल का यूज नहीं किया जाएगा, ओनली बेटा माइक म्यूट करो। नेचुरल मेथड में किसी भी तरह के बाहर के किसी मटेरियल को यूज नहीं किया जाता है, केमिकल को या किसी सिंथेटिक चीज को या फिर किसी भी तरह के बैरियर्स को। ओके, तो कोई भी केमिकल या कोई भी चीज नहीं यूज की जा रही है, इसलिए कोई चीज अगर यूज ही नहीं की जा रही है तो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और इसलिए हमारी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट, और मतलब रिएक्शन या साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो साइड इफेक्ट बहुत मतलब साइड इफेक्ट नहीं के बराबर हो रहे हैं या साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं नेचुरल मेथड में, बट ये 100% श्योरिटी नहीं देते हैं। इसके लिए वहां पर कंसेप्शन ना हो जाए। ओके, कंसेप्शन और प्रेगनेंसी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ओके, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी दो अलग टर्म। ओके, रिप्रोडक्शन की ही टर्म है बट अलग टर्म है। कंसेप्शन का मतलब होता है मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ male gamete and female gamete, which lead to zygote formation and blastomere formation. ओके, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट आगे ब्लास्टोमियर्स बनाना शुरू करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसेप्शन। तो फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्टिलाइज होने से जाइगोट बना तो आगे डिवीजन स्टार्ट होगा, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। इसको हम बोलते हैं कंसेप्शन, कंसीव करना। ओके, लेकिन फिर कंसीव किया है तो प्रेगनेंसी होगी, ये 100% जरूरी नहीं है। अब कंसीव होने के 7 दिन के अंदर अंदर, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन में उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मोर देन 100 सेल वाला ब्लास्टोमियर्स 100 ब्लास्टोमियर सेल्स वाला स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस बनना चाहिए और ब्लास्टोसिस में फ्यूज होना चाहिए, इम्प्लांट होना चाहिए एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में, मतलब यूट्रस की वॉल में। ओके, और प्लासेंटा फॉर्म करना चाहिए। तो जब वो प्लासेंटा फॉर्म करके कनेक्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी इज placenta formation after implantation of blastocyst. After implantation of blastocyst into uterine wall, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट ने कोरियोनिक विलाई टाइप वहां पर फॉर्म करने चाहिए, जिससे फिर प्लासेंटा बनेगी, कोरियोनिक प्लासेंटा, स्पाइरल प्लासेंटा, और वो प्लासेंटा फिर कनेक्ट करेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को और मदर के यूट्रस
तो ये फॉर्म होना, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ओके, कंसेप्शन में लीड टू प्रेगनेंसी। ओके, तो कंसेप्शन होने के बाद में प्रेगनेंसी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंसेप्शन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकता है कि कंसेप्शन के बाद में उसको वहां पर अटैच नहीं हो पाया, इम्प्लांट नहीं हो पाया तो फिर डेथ हो सकती है। ओके, इसलिए इवन हम जब बर्थ कंट्रोल की मेथड में पिल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एक इमरजेंसी पिल होती है जो क्वाइशियस के 72 आवर्स के बाद तक ली जा सकती है। ओके, तो वो क्या करती है कि जो अगर कंसीव होने के चांसेस है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के चांसेस है, तो वहां पर उसको कंसेप्शन की स्टेट तक ही रोक देगी, उसको प्रेगनेंसी नहीं होने देगी। ओके, वहीं पर मार देगी। वो जो सेल्स जाइगोट फर्टिलाइज ओवम हो रहा है या जाइगोट बन रहा है या ब्लास्टोमियस बनना शुरू हो रहे हैं, तो उनको वहीं पर रोक देगी, खत्म कर देगी, उन सेल्स को मार देगी। ओके, तो फिर वो ब्लास्टोसिस में डेवलप नहीं हो पाएगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, और इम्प्लांट नहीं हो पाया तो प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाएगा, आगे प्लासेंटा फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर एक बार प्लासेंटा हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो फिर उसके बाद में एमटीपी के थ्रू ही उसको हटाया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन के थ्रू ही उसको हटाया जा सकता है। ओके, तो उसके बाद में मेडिसिन वगैरह का यूज अगर किया गया तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ओके, क्योंकि तब उस बेबी की जो है वहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, और एक फर्स्ट मंथ का बेबी हमने पढ़ा कि उसका हार्ट बन जाता है। ओके, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में ही उसके हाथ पैर, हार्ट तो पहले महीने में बन चुका है, बीट भी करने लग जाता है हार्ट, तो उसके लिम्स वगैरह पूरे डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, डेवलप नहीं होते, बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, तो ये दो चीजें हैं। तो कंसेप्शन को रोकने की मेथड्स हम पहले पढ़ रहे हैं। ओके, प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके लिए फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कंसेप्शन होना पहली बात, और अगर कंसीव हो गया है तो उसको भी कैसे हटाया जा सके प्रेगनेंसी के पहले, वहां पर प्रेगनेंसी ना रहे। ओके, क्लियर है बेटा? और स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, फिर हम आर्टिफिशियल मेथड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डन सर। गुड। अदर बैचेस में हुआ क्या बेटा? जल्दी किया कर थोड़ा। आर्या, इंदौरा ब्रांच में हुआ क्या बेटा? इंदौरा ब्रांच में लिया क्या बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि हम कंसेप्शन को रोकने के लिए, मतलब या तो फ्यूजन को रोकने के लिए, ओके, या फिर फ्यूजन के बाद में, या फिर फ्यूजन के पहले जो गैमेट बनना है उनको रोकने के लिए हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नंबर 2 है आर्टिफिशियल methods for birth control।
इसमें नंबर 1 है बैरियर्स। ओके, बैरियर्स, बैरियर्स फिजिकल मटेरियल्स है। बैरियर, ओके, बैरियर का मतलब होता है रोकने वाला। ओके, तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोकेगा। ओके, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। कैसे रोकेगा, बैरियर, बैरियर मतलब ये फिजिकल मैथड हो गई, फिजिकल मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल से बने रहते हैं, फिजिकल मैथड है। इसमें सिंथेटिक मतलब मेन मेड कुछ बैरियर यूज किए जाते हैं मटेरियल से बने हुए, यूजुअली ये रबर मेड होते हैं। ओके, रबर के बने होते हैं, रबर और लेटेक्स के। लेटेक्स आपको पता होगा कि कुछ प्लांट व्हाइट लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे जो रबर का प्लांट होता है उसका भी लेटेक्स आता है, उससे वहां पर रबर बनाया जाता है। तो कुछ प्लांट लेटेक्स रिलीज करते हैं, और जो लेटेक्स उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी भी होती है, उसको हम यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इनसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो मेल या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक्सटर्नल जेनिटलिया को कवर कर सके, और ये पोरस नहीं होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब इसमें से ट्रांसफर ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो उसमें कोई पोर्स नहीं होना चाहिए, माइन्यूट पोर्स भी नहीं होना चाहिए, नॉन पोरस, नॉन पोरस स्ट्रक्चर या नॉन पोरस यहाँ पर ये होना चाहिए बैरियर्स। यूजुअली बैरियर्स में condoms, डायफ्राम, डायफ्राम मतलब मसल मत समझ लेना, डायफ्राम जब हमारी बॉडी में है तो ये डायफ्राम मसल है, तो इसके शेप जैसा। ओके, जब डायफ्राम रिलैक्स रहता है तो ऐसा डोम शेप रहता है, उसके शेप जैसा वहां पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। condoms, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ओके, ये कुछ बैरियर्स के एग्जांपल है। कॉन्डम्स मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं। मेल के लिए जो कॉन्डम यूज किया जाएगा वो अबाउट इस शेप में होगा, इलॉन्गेटेड होने पर, इसको ओपन करने पर, स्ट्रेच करने पर वो अबाउट इस तरह से रहेगा। ठीक है, और ये पेनिस को कवर करेगा। जब पेनिस इरेक्ट होता है तो पेनिस को ये कवर किया जा सकता है, पेनिस को इससे। और पेनिस को कवर करने पर जब कॉपुलेशन या मेटिंग होगा, ओके, तो कॉपुलेशन या मेटिंग करने पर जब इस तरह से फिजिकली बैरियर यूज करके प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो जो ऑर्गन्स के टाइम पर इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन, ओके, हम अब इंसेमिनेशन नहीं बोल रहे, इजैकुलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इंसेमिनेशन मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चला जाना सीमन का, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा, ओनली इजैकुलेट होगा, तो वो इसी के अंदर सीमन रह जाएगा। क्योंकि ये नॉन पोरस स्ट्रक्चर है और पेनिस को कवर करके रख रहा है, इसलिए पेनिस से जो सीमन रिलीज हो रहा है, इजैकुलेट हो रहा है, वो इंसेमिनेट नहीं हो पाएगा।
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाएगा, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो पेनिस गया है उसी के अंदर, इसके अंदर कवर के अंदर हो जाएगा। और जब पेनिस को विड्रॉ किया जाएगा तो उसके साथ में ये उसका कवरिंग भी आ जाएगा, कॉन्डोम भी आ जाएगा, मेल कॉन्डोम, और उसी के अंदर वो सीमन पड़ा रहेगा। तो उसको वहां पर डिस्कार्ड किया जा सकता है। ओके, कॉन्डोम्स के बारे में ये बात याद रखना कि ये मेल और फीमेल कॉन्डोम जो होते हैं वो सिंगल यूज वाले होते हैं, इनको बार बार यूज नहीं करना चाहिए, सिंगल यूज वाले होते हैं कॉन्डोम्स। ओके, मेल या फीमेल कॉन्डोम सिंगल यूज वाले होते हैं, क्योंकि उनमें सीमन के ट्रेसेस रहेंगे। अगर किसी ने अगर वॉश करके भी उसको अगर यूज किया, सीमन के ट्रेसेस रहेंगे, और वो सीमन के ट्रेसेस उसमें अगर पहले कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वहां पर, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशियस मटेरियल फ्रक्टोज वगैरह भी है, तो बैक्टीरिया या फंजाई के स्पोर्स वहां पर ग्रो करना शुरू कर सकते हैं अगर ज्यादा टाइम तक वहां पर रखा गया तो। और उस कंडीशन में अगर फिर से अगर यूज किया गया तो इन्फेक्शन वो मेल को तो होगा ही, फीमेल को भी हो सकता है फिर उससे इन्फेक्शन। ओके, तो इसलिए इनको ये सिंगल यूज वाले फीमेल कॉन्डम। अब मेल में पेनिस के एंटर करने के लिए ताकि सीमन को रोका जाए, ऐसे ही फीमेल में एंटर करने के बाद में फीमेल के लिए जो कॉन्डम बनाए जाते हैं वो इस वे में रहते हैं कि वो वजाइना को कवर कर सके, वजाइना का पार्ट वहां पर एक तरफ से कवर हो सके, इसलिए वो शेप तो ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर भी ये कवर्ड है, मतलब पूरी तरफ से ये बंद है इधर, और पेनिस एंटर कर सके वेजाइनल पार्ट में, इसके लिए ये आगे से ओपन, आगे से ओपन रहता है फीमेल कॉन्डम्स। ओके, ताकि पेनिस की एंट्री उस कॉन्डम के अंदर, और मतलब वेजाइनल ट्रैक के अंदर जो कॉन्डम है उसके अंदर हो सके वहां पर, तो जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें किसी तरह का लॉस ना हो, इसके लिए वहां पर इस तरह के फीमेल कॉन्डम इस तरह के बनाए जाते हैं ताकि पेनिस का इंसर्शन प्रॉपर हो सके। ओके, तो फीमेल कॉन्डम इस तरह के होते हैं, दोनों भी सिंगल यूज वाले होंगे, क्योंकि अगर फीमेल ने कॉन्डम यूज किया है और मेल ने अगर यूज नहीं किया है तो जो फीमेल का जो सीमन है वो इजैकुलेट होगा इसके अंदर, क्योंकि वो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर है, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सर में नहीं फीमेल जाता का सीमन। सीमेन इजैकुलेट होगा? क्या बेटा? सर फीमेल का सीमेन इजैकुलेट होगा? फीमेल का सीमन इजैकुलेट होगा? सीमन कभी हमने पढ़ा क्या फीमेल में होता है? सर अभी है तो आपने बोला। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ये कवरिंग है, और मेल का सीमन जब इसमें इजैकुलेट होगा, हमने ओके कहा सर, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन ओके नहीं। सर, आई मिसहर्ड। तो जब मेल सीमन को इजैकुलेट करेगा तब भी हम इसको इजैकुलेशन ही कहेंगे, इंसेमिनेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल कॉन्डम है उस कॉन्डम के अंदर इजैकुलेशन हो रहा है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के को कांटेक्ट में नहीं आया सीमन, इसलिए अभी भी उसको इजैकुलेशन ही कहेंगे। यस तो सर। इसको भी, ये फिजिकल बैरियर जो होते हैं जनरली उनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, इजीली रिप्लेसेबल होते हैं बैरियर्स, इजीली रिप्लेसेबल, इनको रिप्लेस किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, इनको निकाला जा सकता है। ओके, कवरिंग्स को आसानी से, तो इजीली रिप्लेसेबल होते हैं। ओके, लेकिन जो कॉन्डम्स है उनको हमने कहा कि वो सिंगल यूज वाले हैं, बट ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट्स है, ये इनको बार बार यूज किया जा सकता है, इनको प्रॉपर वॉश करके बार बार यूज किया जा सकता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्ट, ये तीनों रीयूजेबल हैं, ओनली फीमेल्स में यूज किए जाते हैं। ओके, मेल में नहीं यूज किए जाते। ओके, और ये क्या कवर करते हैं? ये कवर करते हैं सर्वाइकल पाथ एंड वजाइना को, कवर सर्वाइकल पाथ
वजाइना पाथ। ओके, इनको कवर करते हैं। तो सर्वाइकल पाथ से पहले इनको लगाया जाता है और ये सर्विक्स में एंट्री को रोक देंगे। फिर ये तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री नहीं होने दे रहा है, उसके पहले ही पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सीमन जाएगा, उस पाउच को निकाल करके फेंक सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्डम का यूज नहीं किया जा रहा है, मतलब कि कोई कवरिंग का यूज नहीं किया जा रहा है, मेल में भी नहीं और फीमेल में भी कोई कवरिंग का यूज नहीं किया जा रहा है, तो कवर नहीं कर रहे हो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। लेकिन ये सर्वाइकल पाथ के पास में मटेरियल से बने हुए, रबर से ही बने हुए स्ट्रक्चर रहते हैं, ये भी रबर से बने हुए स्ट्रक्चर है जो सर्वाइकल पाथ को ब्लॉक कर देंगे, सर्वाइकल पाथ में सर्विक्स में एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। तो जो भी सीमन रिलीज होगा इंसेमिनेशन, इनमें इंसेमिनेशन होगा, तो इंसेमिनेटेड जो सीमन है, ओके, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा रहा है, तो इंसेमिनेट जो सीमन है वो सीमन सर्विक्स में और उसके आगे नहीं जा पाता, तो सर्विक्स में ही नहीं जा पाएगा, सर्विक्स से आगे नहीं जा पाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं जा सकता, और जब वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकता तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, लेकिन ये रोक तो रहे स्पर्म की एंट्री को, लेकिन ये जो जिन केमिकल से बनते हैं, ओके, रबर से, लेटेक्स से, इनके ऊपर कुछ केमिकल की पॉलिश की जाती है, ओके, या कुछ केमिकल वहां पर जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि जो सेंसरी सेल्स है, ओके, सेंसरी सेल्स है मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की सेंसरी सेल्स हैं, उनको कुछ वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर उनको कुछ तरह का यूफोरिया हो, ओके, यूफोरिया हो, मतलब कि उनको ऐसा लगे कि वहां पर कोई किसी तरह का टेस्ट आए, उनको टेस्ट का जैसा रिजेंबल करे उनको, या फिर किसी तरह का जो है वो खुशी जैसा लगे उनको, तो मतलब इस तरह का वो कुछ केमिकल्स वहां पर अप्लाई किए जाते हैं। और इन केमिकल्स और रबर या लेटेक्स कैसा यूज किया है, क्या उसके साथ में कोई बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन, तो पहले से तो कोई स्पोर्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, तो ये मटेरियल है, तो मटेरियल यूज करेंगे तो उनके साथ में चांसेस रहेंगे कॉन्टामिनेशन के, तो इसके लिए वहां पर इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, ये रोकेंगे तो सही स्पर्म की एंट्री को, ये स्पर्म को जाने ही नहीं दे रहे आगे, ओके, तो स्पर्म की एंट्री को रोक रहे हैं, बट साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ओके, कंटामिनेशन के कारण। ओके, तो इनमें चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं के बराबर रहेंगे, नहीं रहेंगे, 100% हम नहीं बोल सकते कि होगा ही नहीं, ओके, तो चांसेस आर वेरी लेस, बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं, ओके। और अगर मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम दोनों यूज किए जाए तो फिर वहां पर चांसेस वहां पर और रिड्यूस हो जाएंगे, या मेल कॉन्डम और फिर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट यूज किया जाए फीमेल में, तो और वहां पर रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस। लेकिन जीरो चांसेस हम कभी नहीं बोलेंगे, 100% चांसेस कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ओके, इनके फिजिकल बैरियर के, और लेस चांसेस रहेंगे फर्टिलाइजेशन के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कैंसर। ओके, सबका हो गया बेटा? हाँ सर। इंदौरा ब्रांच से कोई रिप्लाई नहीं है। इंदौरा ब्रांच में लिया बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट? यस सर।
नेक्स्ट नंबर 2 है, अब केमिकल से रिलेटेड टर्म्स आएगी आगे। तो केमिकल्स में स्पर्मिसाइडल जेली, नंबर 2 स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स और फोम्स। ओके, तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो स्पर्म को किल कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल, साइड मतलब किल करना। ओके, तो कुछ स्पर्म किलिंग एजेंट हो सकते हैं, स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स। उनसे उन केमिकल्स को जेलीज के फॉर्म में, ओके, जेल लाइक या फिर जेलीज के फॉर्म में, या फिर क्रीम्स या फिर फोम्स, इनके फॉर्म में उनको यूज किया जा सकता है। तो जनरली ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यूज की जाती हैं, ताकि स्पर्म जो आने वाले वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आने वाले हैं। ओके, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इनको अगर अप्लाई करेंगे, ये स्पर्मिसाइडल जेली या स्पर्मिसाइडल क्रीम या स्पर्मिसाइडल फोम को, तो अगर स्पर्म की एंट्री भी होगी तो स्पर्म किल कर दिए जाएंगे यूट्रस में एंटर होने के पहले। ओके, these chemicals kill sperms even before the entry, even before their entry into यूट्रस। यूट्रस में पहले पहुंचने के पहले ही वो ये जो स्पर्मिसाइडल जेलीज या क्रीम या फोम जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अप्लाई की जाएगी, तो वो उनको किल कर देती है। जब ये किल हो जाएंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगेन केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स किसी न किसी तरह से रिएक्ट करते हैं हमारी सेल्स के साथ। ओके, तो केमिकल्स है और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल में ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे। साथ साथ में मेल का पेनिस अगर बिना कवरिंग के, बिना प्रोटेक्शन के आता है, बिना कॉन्डोम के आता है, तो उस पेनिस के भी कांटेक्ट में आएंगे और उसकी भी सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो it may show some side effect हो सकते हैं इसके। ओके, बट less chances of fertilization, क्योंकि स्पर्म को ही किल कर दिया गया है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। फिर नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, गुड। मानपुर ब्रांच में हो गया बेटा शुभ? आवाज नहीं आई तुम्हारी। डन सर। रामदास पेट में भी हो गया। ओके, नंबर 3, IUDs,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। आईयूडीज को इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये उसका फुल फॉर्म है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और इनको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल मेथड्स यूज की जाती हैं उनमें ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्योंकि इनको जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है। मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक इनको बॉडी में लगाया जा सकता है, तब तक इनको बॉडी में रखा जा सकता है। ओके, और जब प्रेगनेंसी चाहिए तब इनको निकाला जा सकता है। ओके, तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इनके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, और ये स्पर्म को बहुत ज्यादा किल करते हैं, फ्यूजन को बहुत ज्यादा रोकते हैं, इनसे निकलने वाले केमिकल्स और हार्मोन्स। ओके, तो ये स्पर्म को फ्यूजन से वापर ओवम के साथ में रोकते हैं। ओके, रीयूजेबल भी है, एक बार निकाल करके वापस इनको लगाया भी जा सकता है। ठीक है, और आसानी से जो है इनको सर्जिकली लगाया भी जा सकता है। तो इसके कारण ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। बहुत बार पूछते हैं कि क्यों है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, और एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। सच जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है उसी पर बेस्ड उनके पॉइंट्स होना चाहिए। ओके, नहीं दिया है। हाँ, IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and or space children. Okay, it is one of the most widely accepted methods of contraception in India. ओके, तो आपको इसके कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईयूडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है, तो आपको ये रीजन देना है कि ये स्पर्म की एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, या स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर सकते हैं, या स्पर्म को किल कर सकते हैं। तीन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग टाइप के आईयूडीज पढ़ेंगे। स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं, या स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या स्पर्म को किल कर सकते हैं। ओके, रीयूजेबल है। ओके, इनको निकाला जा सकता है, जब प्रेगनेंसी चाहिए तब वहां पर इसको निकाला जा सकता है, वापस से प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब इसको वापस से इम्प्लांट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है सर्जिकली। ओके, लेस हार्मफुल है, लेस साइड इफेक्ट वाली है। ओके, फर्टिलाइजेशन को ये अबाउट 100% यहाँ पर चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन रुकेंगे होगा। किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पर कट वगैरह या लाइगेट वगैरह नहीं करना पड़ता। ओके, कट वगैरह नहीं करना पड़ता। ठीक है, और कोई बाहर के दूसरे अदर केमिकल यूज नहीं किए जा रहे, इसलिए साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो मोस्ट वाइडली used contraceptive method in India. इंडिया में इसके लिए बहुत बार जो है वो कैंप लगाए जाते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वहां पर कैंप लगाए जाते हैं। तो फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्शन अगर करना है तो ज्यादा प्रेफर किया जाता है आईओडीज को, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को। फिर इन डिवाइसेस को इंट्रायूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर लगाना है। ओके, इनसाइड यूट्रस इनको लगाना है। यूट्रस में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे इसको, एब्डोमेन को कट करके लगाएंगे क्या? नहीं, वजाइनल पाथ से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
ओके, थ्रू वजाइनल पाथ, तो एंट्री इसकी होगी थ्रू वजाइनल पाथ। ओके, वजाइनल पाथ से आईओडीज को, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को, डिवाइसेस मतलब ये किसी चीज से बने हुए हैं। ओके, इनको लगाते हैं। आईओडीज के टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ आईओडीज, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, मतलब कि जिनमें कोई मेडिसिन नहीं है, किसी तरह का कोई केमिकल ज्यादा नहीं भरा हुआ है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड। ओके, एक स्पेशल टाइप के ये बस एक तरह के लूप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं लिपस लूप। लिपस लूप, ये जो लूप होता है वो स्पर्म को अपने साथ में रोक लेता है, और स्पर्म अगर जब इस लूप से जाते हैं तो बहुत सारे स्पर्म वहीं पर ब्लॉक हो जाते हैं, और कुछ स्पर्म्स की फिर मोटिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए वो यूट्रस तक भी पहुंचने में मुश्किल से, यूट्रस में यहाँ पर यूट्रस के पहले ही इसको लगाया जा रहा है, सर्वाइकल रीजन और यूट्रस का जो स्टार्टिंग है वहीं पर इसको लगा दिए जाते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस को, और इस तरह से यूट्रस में भी वो स्पर्म बहुत सारे नहीं पहुंच पाते, और जो पहुंचेगा भी कोई तो उसकी मोटिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि वो यूट्रस को पार करके फैलोपियन ट्यूब तक भी नहीं जा पाएगा। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड, लेकिन फिर कुछ मेडिकेटेड होते हैं। ओके, कॉपर आयन रिलीजिंग, कुछ कॉपर आयन रिलीज करने वाले होते हैं। इसमें है कॉपर टी, कॉपर 7। कॉपर के बाद में टी लिखा है, मतलब वो यूट्रस और जो सर्वाइकल पार्ट है उसमें टी शेप में उसको लगाया गया है। ओके, उसको ये जो वायर है उसकी हेल्प से टी शेप में उसको लगाया गया है। ओके, तो टी शेप में लगा है इसलिए उसको बोलते हैं कॉपर टी। अगर ये 7 जैसे शेप में लगा हुआ है इसलिए उसको कॉपर का जो वायर है उसको वहां पर, उसके कारण उसको बोलते हैं कॉपर 7। इस तरह से मल्टी लोड 375 भी एक होता है, मल्टी लोड 375। ओके, तो ये यूजुअली कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज होती है। कुछ आयोडीज हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ओके, थर्ड टाइप की आयोडीज होती हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। मतलब ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे। आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही अगर नहीं होगा, ओके, तो स्पर्म आकर के भी क्या कर लेगा? ठीक है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं होगा, ओवम नहीं होगा तो मतलब यहाँ तक तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम स्पर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब ओवुलेशन को रोकेगा, तो ओवम को ही नहीं बनने देगा फीमेल के पार्ट में। तो ये जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ओवुलेशन को रोक सकते हैं, तो जैसे अगर एंडोमेट्रियम शेड ही नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सकता है क्या? नेवर। No. तो एंडोमेट्रियम शेड ना हो उसके लिए कौन सा हार्मोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ब्लड में? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन लाइक जो हार्मोन्स है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो बनाया जाता है उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन में रखे जाते हैं
कि वो डे बाय डे थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन लाइक जो केमिकल है वो रिलीज करता रहे और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहे बॉडी में। ओके, जो ब्लड कांटेक्ट में आएगा उनके आयोडीज के आसपास में, यूट्रस के पास में, तो उसमें फिर उसके कारण वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल्स, हार्मोन्स उसमें जाते रहे और ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल्स है तो फिर ओवरी को लगे कि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है और यूट्रस को भी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ पाएंगे, तो वहां पर प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इसमें प्रोजेस्टासर्ट, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टासर्ट। और ये प्रोजेस्टासर्ट क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन लाइक हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा होता है LNG20। ओके, LNG20, तो ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं। साथ में कॉपर आयन जो रहेगी यहाँ पर, ये कॉपर आयन क्या करती है, कॉपर आयन से क्या हुआ, एक तो एंट्री को रोक रही है। पहली बात तो ऐसे उसको ऐसे कॉपर टी लगा दिया, कॉपर 7 लगा दिया, लेकिन कॉपर टी या 7 जो लगाएंगे वो पूरा का पूरा वहां पर फिक्स थोड़ी करेंगे। वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यूट्रस, और इसमें अगर कॉपर टी लगा भी दी, ठीक है, यूट्रस और सर्विक्स वाले जो रीजन है उसमें कॉपर टी या कॉपर 7 लगा भी दिया, तो इतना जो पार्ट है जो बचा वहां से स्पर्म चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इस तरह से लगाया जाता है कि जो वायर है उसके कांटेक्ट में जो स्पर्म की मूवमेंट हो उसको इस तरह से लगाया जाएगा कि वहां से स्पर्म की एंट्री हो सके। तो स्पर्म के कांटेक्ट में ये कॉपर आयन, और ये कॉपर आयन रिलीज करते रहते हैं। तो कॉपर आयन क्या करते हैं, कॉपर आयन दो चीजें करते हैं। कॉपर आयन स्पर्मिसाइडल भी होते हैं, मतलब स्पर्म को किल करते हैं। ओके, और साथ में कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, मतलब स्पर्म की मूवमेंट भी रुक जाएगी। तो जो स्पर्म नहीं मरेंगे वो स्पर्म बहुत ही स्लो मोशन करेंगे, मतलब स्लोली मूव करेंगे, तो इसलिए उनका पहुंच पाना फैलोपियन ट्यूब तक मुश्किल हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ सर, ले लिया। डन सर। Then sir. Done, sir. गुड। नेक्स्ट, आयोडीज के बाद कुछ केमिकल्स में मेडिसिन के फॉर्म में यूज की जाती हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में। टैबलेट को हम दूसरा नाम बोलते हैं पिल। ओके, तो ओरल पिल्स, यहाँ पर कुछ ओरल टैबलेट्स भी यूज की जा सकती हैं जिनमें ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हो जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोका जाए, ओवुलेशन को रोका जाए। पहले तो कुछ ओवुलेशन को रोकती है, कुछ फर्टिलाइजेशन को रोकती है, कुछ इम्प्लांटेशन को रोकती है। ओके, ऐसी भी कुछ वहां पर पिल्स है। नंबर 4, पिल्स। ओरल पिल्स मतलब ओरली जो टेकन, ओरली जो मेडिसिन दी जाएगी, तो कुछ ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज वाली यहाँ पर ली जाती है। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनको हम इस तरह से बोलेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो लोग उसको शॉर्ट में पिल्स बोल देते हैं, लेकिन पिल्स का मतलब होता है टैबलेट, तो कोई भी टैबलेट हो सकती है। ओके, जरूरी नहीं कि पिल्स बोला मतलब 100% कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेकिन हम शॉर्ट में जब यहाँ पर
तो बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड पिल बोलेंगे तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो जाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 3 कैटेगरी की होती है। एक होती है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोकेगी, ओके, दोज हु स्टॉप menstruation cycle and or ovulation, दूसरी होती है जो which stops fertilization, तो fertilization को रोक सकती है, और तीसरी होती है which stops implantation, तो प्रेगनेंसी को रोकेगी, ओके, मतलब कंसीव होने के बाद में भी प्रेगनेंसी को रोक सकती है। तो जो पहले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ओवुलेशन को रोकती है, तो ऐसी फीमेल जिसको पता है कि उसको या तो 2 बेबीज हो चुके हैं या फिर एक बेबी हो चुका है और दूसरे बेबी में उसको कुछ एक पर्टिकुलर 3-4 साल का डिफरेंस उसको अंतर रखना है, ताकि जब इन दोनों के बीच में अंतर रहेगा 2 बेबीज के बीच में, तो जो पहला बेबी है उसकी तरफ भी प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, नर्चर होगा वो अच्छा, वो अपने इस पर जो है खाना पीना सीख जाएगा, तो फिर सेकंड बेबी के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा वाला अगर कंसेप्ट है जो कि जनरली होना चाहिए, तो अगर ऐसे कंडीशंस में फिर ये पिल्स बहुत हेल्प करती है फर्स्ट वाली, ओके। जब गैप रखना है दो बच्चों के बीच में, या फिर किसी को कोई ऐसी फीमेल है कि जो कोई बिजनेस वगैरह या फिर कोई वर्किंग वुमन है, तो उसको जो है वो इवन मैरिज के बाद में भी 2-3 सालों तक जो है वो फर्स्ट बेबी जो है कंज्यूम करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ये पिल्स लेना पड़ेगा, ओके। तो 2 तरह की पिल्स है इसमें, एक तो 21 डेज की पिल्स है और एक है वंस इन अ वीक, वीकली पिल्स है, ओके। 21 डेज की पिल जो है उसमें आपको बताया था एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन के मिक्सचर भरा रहता है उसमें, और उसके ऊपर 21 टैबलेट्स पर लिखा रहता है डे 1, डे 2, डे 3 से डे 21 तक, या फिर उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा टाइम वहां पर डेट डली रहती है कि आपको उस दिन के लिए वो लेना है टैबलेट, ओके। तो 21 टैबलेट्स होती हैं 21 डेज के लिए, 21 टैबलेट्स यहाँ पर लेना पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण ओवुलेशन ना हो पाए वहां पर, ओके। और ओवुलेशन ना हो पाए तो यहाँ पर ये ओवुलेशन को रोक रही है मेनली, ओके। किसी को अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रोकना है अपने, तो प्रोजेस्टेरॉन के ज्यादा लेवल लेना पड़ेंगे, ठीक है, तो उनको 28 डेज तक लेना पड़ेगी डेली, ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी रोकना है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रोकने से कोई फायदा नहीं है, ओके, उसमें एनामोली गड़बड़ियां होने लगेगी बॉडी में, ओके, ओवरी पर गलत असर पड़ेगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते रहे रेगुलर, वो नॉर्मल चीज है ह्यूमन फीमेल में, ओके। तो इसके लिए फिर इन्होंने 21 डेज की टैबलेट्स बनाई, ताकि 21 डेज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5th डे से शुरू होगा और 21 टैबलेट्स रहेगी, तो अबाउट 25-26 डे तक ही वहां पर रहेगी, जिसके कारण इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन है वो उनका हाई लेवल अबाउट 5 प्लस 21, मतलब 26 डे तक ही वहां पर अवेलेबल होगा, ओके, 26 डे तक ही अवेलेबल होगा। उसके बाद में अचानक से मेडिसिन लेना बंद हो जाएगी 7 दिन तक लगभग, तो मेडिसिन जो लेना बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन बचे, 27th डे एंड 28th डे, 5 डेज पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंसेस के 5 डेज होने दिए, 6 डे से मेडिसिन लेना शुरू हुई, तो 5 डेज हो गए थे, 5 प्लस 21 टैबलेट्स हर दिन लेना है, फिर उसके बाद में 6 डेज से लेकर तो 26 डे तक टैबलेट होगी, मतलब वहां तक प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, ओके। फिर अचानक से उसको टैबलेट को मतलब हाई रहा, तो उसके कारण वहां पर जब ज्यादा हाई है तो वो ओवुलेशन को रोक दिया उन्होंने, पहले से ही हाई शुरू हो गया, तो ओवुलेशन को रोक दिया उन्होंने, ओवुलेशन नहीं हुआ,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया था नॉर्मल, लेकिन ओवुलेशन नहीं हुआ, उसमें एग नहीं निकला, तो ओवुलेशन को स्टॉप किया उसने। फिर अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने देना चाहिए, इसलिए 26 डे पर रोक दी, 21 ही टैबलेट ली वहां पर, फिर रोक दिया। ओके, रोक दिया तो अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा अचानक से, तो एंडोमेट्रियम शेड होगा, एंडोमेट्रियम शेड होगा तो 5 दिन तक मेंसेस निकलेगा। तो वो 2 दिन जो लास्ट वाले बचे 27 एंड 28, और जो नेक्स्ट वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 दिन है वो, तो 2 + 5 7, फिर उसके बाद में वापस से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 6 डे से वापस से 21 टैबलेट्स। ओके, ऐसे यूज की जाती है कि ओवुलेशन ना हो। तो फिर ये टैबलेट क्या करेगी, ओवुलेशन स्टॉप करेगी। ओके, यहाँ पर ओवुलेशन नहीं होने देगी, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते रहेंगे, ओवुलेशन नहीं होते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 2 दिन और मेंसेस के 5 दिन, ऐसे 7 डेज तक टैबलेट नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट वापस से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 6 डे से वापस से ये कंटिन्यू रहेगी। अब क्या होता है कि ये कंटिन्यू होगी और ये स्टेरॉइडल रहती है। स्टेरॉइडल आपने अभी बहुत नाम सुना होगा, स्टेरॉइड मेडिसिन। तो स्टेरॉइडल केमिकल कुछ हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी कॉज करते हैं। तो लंबे टाइम तक अगर ये स्टेरॉइडल मेडिसिन ली जाए, ओके, 10-12 सालों तक, 5-8 सालों तक, या फिर ज्यादा लंबे टाइम तक, तो स्टेरॉइडल जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग लेवल की होती है। जैसे कि कुछ स्टेरॉइड अभी कोरोना वायरस में दिए गए लोगों को, कि जिसके कारण कि वो अपना ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन बना करके रखे थोड़ा, ओके, वहां पर। तो उसमें क्या हुआ कि वो ऐसी मेडिसिन जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बढ़ा रही है, तो उसमें स्टेरॉइड ज्यादा यूज किए जाते हैं, और स्टेरॉइड ज्यादा यूज करने से फिर उनमें कुछ स्टेरॉइड के वहां पर ये भी दिख सकते हैं ज्यादा दिनों तक जिन्होंने खाई है, या फिर जिनको ज्यादा दिन तक वेंटिलेटर में रहना पड़ा, वेंटिलेटर पर रहना पड़ा, उनके लिए फिर वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिख सकते हैं उनमें, बोन से रिलेटेड वीकनेस। ओके, वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां पर दिख सकते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस वहां पर इनमें ना हो जाए, इनमें कम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं लेकिन स्टेरॉइडल है, फैटी सब्सटेंस है उसमें, तो उसके कारण जो है उनकी बॉडी पर कुछ असर दिखना लग सकता है अगर उन्हें ज्यादा टाइम तक ली तो। ओके, इसके लिए जो हमने पढ़ा था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्होंने वंस इन अ वीक, एक वीक में बस केवल एक लेना पड़ेगी, ऐसी मेडिसिन बनाई, और वो भी नॉन स्टेरॉइडल। उसका नाम उन्होंने रखा था सहेली पिल्स। ओके, ये नॉन स्टेरॉइडल है, लेस साइड इफेक्ट वाली होगी क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है, और बहुत कम लेना पड़ रही है, 7 की जगह एक ही लेना पड़ रही है, वंस इन अ वीक। ओके, और ये भी ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ठीक है, तो सहेली पिल जो है वो फर्स्ट ओवुलेशन को रोकती है और देयरफॉर फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब एक होती है इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल्स, ये पॉपुलेशन में कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की गई, पॉपुलेशन हो गया, ओके, कैजुअल सेक्स हो गया, उसमें जो है अगर पता नहीं है कि अरे स्पर्म रिलीज हो गए, ओके, और उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो है वो फर्टिलाइजेशन पीरियड भी वो के आसपास वाला टाइम हो सकता है, या फर्टिलाइजेशन पीरियड हो सकता है, तो उस टाइम पर ये पिल्स दी जाती है जो पॉपुलेशन के 72 आवर्स के टाइम पीरियड में बीच में लेना पड़ती है। अगर पॉपुलेशन हो गया है तो उससे 72 आवर्स के पहले पहले लेना पड़ती है। ओके, तो पॉपुलेशन हो जाने के बाद स्पर्म की एंट्री हो रही है, तो स्पर्म की एंट्री से लेकर तो 72 आवर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। उसमें आगे की प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन। तो यहाँ तक ही रोका जा सकता है, अदरवाइज फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ेगा। इसके लिए ये इमरजेंसी पिल्स नाम से होती है। जैसे मार्केट में एक वो पिल आती है, आई पिल, ठीक है, वो 72 आवर्स में, वो इमरजेंसी पिल का एक एग्जांपल है।
ओके, वो प्राइवेट कंपनी की है, बट आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर आपको एग्जांपल आगे कि आईपीएल किस तरह की है, तो इमरजेंसी पील है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कल हम पढ़ेंगे इंजेक्टिबल्स के बीच में, इंजेक्टिबल्स मतलब जो स्किन के अंदर लगाए जा सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्टिबल्स के बारे में, और उसके बाद में सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, Done, डन, sir. गुड, डन सर। Done, sir. गुड। चलो बेटा, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।